एमपी से खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे पर एनडीटीवी पर क्रूज के पायलट महेश पटेल का खुलासा हुआ। पायलट ने कहा कि हादसे से पहले उसने अलर्ट किया था, लेकिन अचानक आई ऊंची लहरों के कारण हादसा हो गया। उसकी दलील है कि लोगों ने वक्त रहते लाइफ जैकेट पहन लिया। हालांकि तस्वीरें इसकी तस्दीक तो नहीं करती हैं। क्रूज के पायलट ने यह भी कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये कुदरती आपदा है। उसने कहा कि तूफान इतनी तेजी से आया कि संभलने का वक्त नहीं मिला। पायलट ने कहा कि लोग क्रूज में डांस करते हैं इसलिए जैकेट नहीं पहनते, लेकिन हादसे से पहले सभी ने जैकेट पहन लिया था। इस मामले में तस्वीरें क्रूज के पायलट की कई बातों का खंडन भी करती हैं। आपको सुनवा देते हैं क्रूज के इस पायलट को। तो शुभ नाम क्या हुआ? महेश पटेल। महेश जी, अच्छा महेश जी, आप ही उस शिप को चला रहे थे। तो थोड़ा सा आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे उस दिन भी दिक्कत आई होगी, तो कैसे क्या किया आपने, कैसे उसको आप लेकर के आए, क्या हुआ उस दिन? सर मैं यहाँ से निकला तो मौसम सही था, ठीक है, हल्की हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा हूँ, इसी लहर थोड़ी तेज़ हुई तो मैं मोड़ दिया बोट। जब वहाँ से बोट मोड़ा तो तूफान एकदम से इतना तेज़ आया। अच्छा कि वेव्स मतलब इतनी बड़ी बड़ी वेव्स थी। अच्छा, तो वेव्स में वो पानी भरना शुरू हुआ। फिर मैं बोट मोड़ा। तो सामने अपना वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, ब्रिज टाइप का, उससे बोट टकराई वाली थी। वहाँ जैसे जैसे बोट मोड़ी हूँ मैंने, और पानी एकदम से बोट में भर गया। अच्छा, जैसे बोट में पानी भरा तो मैंने फ़ोन लगाया अपने रिसेप्शन में, सर बोट में पानी भर गया, छोटी बोट है, भेज दीजिए, कहीं भी कुछ हादसा हो सकता है। और उससे पहले मैं लड़कों को बोल दिया था सर अब सबको लाइफ जैकेट पहना दीजिए। अब सभी कुछ लाइफ जैकेट पहन चुके थे। नियम तो ये कहते हैं कि जैसे बोट में बैठते लाइफ जैकेट देना चाहिए, तो लोगों ने पहना नहीं, आप लोगों ने दिया नहीं था? नहीं सर, वो अपने यहाँ ऐसा होता था कि जैसे बोट चल रही है, अब आप डांस भी कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो नहीं पहनते। जैसे अपन देखे मौसम खराब हुआ, फटाफट अपन से आके सबको दे देते हैं। और जैकेट अब सभी लोगों ने पहन रखा था, किसी ने बाकी नहीं था जो जैकेट ना पहना हो। कुछ लोग कह रहे थे कि जब तेज हवाएं चलने लगी तो उन्होंने आपसे कहा कि आप किनारे पे ले लीजिए, फिर नहीं लिया? नहीं सर, किसी ने नहीं बोला है, नवरती साक्षी हैं, मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला आप बाहर ले लीजिए। मैं अपने हिसाब वो साइड ही लगाते वहाँ तक वोट पहुँची थी। आप कितने साल से चला रहे हैं? सर 15 साल करीब। 15 साल। कभी इस तरह की तेज हवाएं या इस तरह की तेज आंधी या निकलने के बाद कई बार ऐसा हुआ है, बट इतना तेज कभी नहीं आया तूफान। आपको भी डर लगा उस वक्त? उस समय सर मैं तो बस यही लग रहा था कि इसी हाल में बोट थोड़ा साइड में हो जाए, थोड़ा साइड में हो जाए बस। तो जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज का डूबना क्या सिर्फ हादसा है या लापरवाही की इंतहा? हादसे ठीक पहले के वीडियो सामने आने के बाद गंभीर सवाल खड़े हो गए। आखिर उस डूबते हुए क्रूज में आखिरी पलों में क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। ये भयानक तूफान है, बहुत ही खतरनाक वेव के साथ है। हमारी नाव पूरी डूब रही है। ये वीडियो क्रूज हादसे से ठीक पहले का है। आप साफ देख सकते हैं कि तूफान कितना तेज है। लहरों के थपेड़ों से क्रूज खिलौने की तरह डोल रहा था और पानी अंदर तक आ रहा था। इसके बावजूद इस सफर को तब तक नहीं रोका गया जब तक क्रूज पलट नहीं गया। अब इस वीडियो को देखिए। जब पानी क्रूज के भीतर दाखिल होने लगा तो वहां मौजूद सैलानियों की चीखें कलेजा चीर देने वाली थी। लेकिन इस वीडियो में जो सबसे हैरान करने वाली बात दिखी वो थी सुरक्षा के दावों की हकीकत। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब क्रूज डूबना शुरू हुआ तब स्टाफ हड़बड़ाहट में लाइफ जैकेट की गांठें खोल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात थी कि मौसम विभाग ने पहले ही खराब मौसम की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसके बावजूद क्रूज को पानी में जाने क्यों दिया गया? लेकिन नर्मदा की लहरों पर क्रूज का सफर, हंसी मजाक और मस्ती का माहौल। किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 10 मिनट में ये खुशियां चीख पुकार में तब्दील होने जा रही हैं। बरगी डैम के गहरे पानी में मौत का वो मंजर आज भी लोगों की रूह कपा रहा है। ये भयानक तूफान है। जबलपुर का बरगी डैम। गुरुवार की शाम जब आसमान काला हुआ और नर्मदा की लहरों में हलचल शुरू हुई तो खुशियां बटोरने निकले सैलानियों के सामने मौत खड़ी हो गई। नर्मदा की लहरों ने क्रूज को किसी खिलौने की तरह पलट दिया। और 28 लोग तो मौत के मुंह से निकल आए, लेकिन 9 परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। हादसे के बाद प्रशासन जागा और कई लोगों पर कार्रवाई हुई। क्रूज पायलट महेश पटेल सेवा समाप्त, हेल्पर छोटेलाल गोंड सेवा समाप्त, टिकट काउंटर इंचार्ज ब्रजेंद्र सेवा समाप्त, बोट क्लब के मैनेजर सुनील मरावी निलंबित, रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा तबादला। मध्य प्रदेश के सीएम ने हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है।
साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के लिए नई एसओपी बनेगी, जिसमें सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। क्या आज दोपहर अचानक आपके मोबाइल फोन पर भी कोई इमरजेंसी अलर्ट आया था? लेकिन निश्चित आया होगा। दरअसल आज देश भर में करोड़ों मोबाइल फोन एक साथ इमरजेंसी अलर्ट के सायरन से गूंज उठे। कई लोग पहले कुछ समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या, लेकिन फिर इसी अलर्ट के साथ ये साफ हो गया कि सरकार ने एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की है। This is a test message. Government of India. शनिवार सुबह ठीक 11:41 पर देश भर के करोड़ों मोबाइल फोन पर एक साथ सायरन की आवाज सुनाई दी। फोन की स्क्रीन पर हिंदी और अंग्रेजी में एक फ्लैश मैसेज उभरा, जिसने पल भर के लिए सबको चौंका दिया। इससे कई लोग परेशान हुए तो कई कंफ्यूज। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भेजा था, जो इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट ट्रायल का हिस्सा है। अब चाहे तूफान आए या फिर भूकंप या फिर कोई आपदा, हर स्थिति में लोगों को पहले से ही उनके फोन पर मिल जाएगा इमरजेंसी अलर्ट। चार के अलाम में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। ईरान की आईआरजीसी ने कहा है कि ईरान पर अमेरिका फिर से हमले कर सकता है और ऐसी ही संभावना है इजरायली मीडिया ने भी जताई है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो लड़ाई के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं। इससे पहले ईरान की ओर से समझौते का नया प्रस्ताव भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का नेतृत्व बिखरा हुआ है, वो कोई एक फैसला नहीं कर पा रहा। ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन उसके नेता उलझे हुए हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तो फिर हमले कर सकता अमेरिका, ये आईआरजीसी का कहना है, लेकिन आईआरजीसी कह रहा है कि हम भी तैयार बैठे हैं। मध्यस्थ पाकिस्तान को सौंपे गए ईरान के नए प्रस्तावों से भी डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं हैं। ट्रंप का कहना है कि उनसे जो मांग की जा रही है उसे वो पूरा नहीं कर सकते। ट्रंप का दावा है कि आपस में लड़ रहा ईरान का नेतृत्व इतना बटा हुआ है कि कुछ भी तय नहीं कर पा रहा। They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया कि 2 महीने के युद्ध में अमेरिका का हथियारों का जखीरा काफी घट गया है। But all over the world, we have tremendous amounts of inventory, the best. For instance, we're stocked and locked and loaded. Right now, we have more than double what we had when this started. इससे पहले यूएस सेंट्रल कमांडर ब्रैड कूपर ट्रंप को ईरान के लिए अमेरिका की नई फौजी योजनाओं का खाका दिखा चुके हैं। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका जो एक तरफा शर्तें थोप रहा है, उन्हें ईरान अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं मान सकता। ईरान का कहना है कि बिना किसी सबूतों के अमेरिका ईरान के साथ बातचीत में जैसा कूटनीतिक दबाव बना रहा है, वो परंपरा से हट रहा है। मर्दम दुनिया मर्दम खुदमन हम दौरान मिबिनन। अमेरिका ईरान पर इतनी शर्तें थोप रहा है कि उसे मानना संभव नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि अमेरिका के साथ वार्ता परंपरागत वार्ताओं जैसी नहीं है। वो बस अपनी एक तरफा मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाता है, वो भी तब जब ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। मर्दम दुनिया मर्दम खुदमन हम दौरान मिबिनन। तरफ मुकाबल 40-30 साल हस्त के दौरे मिगे ईरान दंगल बम एटम है। उधर ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख ने कहा कि ईरान युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर इससे बचेगा भी नहीं। जमहूरी इस्लामी هیچ وقت از مذاکره فرار نکرده، هیچ وقت از مذاکره هم ابایی نداشته، ولی که اهل منطق هست. हॉर्मुज़ की 2 तरफा नाकेबंदी के बीच ईरान के साथ अमेरिका का अस्थायी युद्ध विराम जारी है। पाकिस्तान के जरिए मध्यस्थता की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ईरान का नया प्रस्ताव भी अमेरिका को रास नहीं आया। और इस बीच ईरान में अमेरिका के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। हमारे सहयोगी अकील जमील तेहरान में हैं, जहां उन्होंने प्रदर्शनों का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की और इन प्रदर्शनों में ईरान के पड़ोसी देश इराक में भी लोग समर्थन देने आगे आए। सड़कों पर कई जगह ईरान के लोगों ने स्टॉल्स भी लगाए। इस प्रोटेस्ट की एक खास यूनिक बात है। वो यूनिक बात यह है कि जब हमने लोगों से यहाँ बात की, ईरानियन से बात की, तो उनका कहना है कि इस प्रोटेस्ट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरानी नहीं आए हुए हैं,
ईरानियंस के अलावा जो इराकी हैं वो भी आए हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो खाने पीने का इंतज़ाम है इस प्रोटेस्ट साइट पे वो इराकियों ने किया है। ये अगर आप देखें, मैं अपने वीडियो से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा आगे की तरफ आए, दिखाएं यहाँ पर कि यहाँ पर जो खाने का इंतज़ाम किया गया है पूरी तरीके से वो इराकियों के द्वारा किया गया है, और उनका कहना है कि हम जो है ईरानी और इराकी जो है वो भाई भाई हैं, और हम एक दूसरे के दुख में और सुख में जो है वो साथ खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी है और लोगों का, खासकर इराकियों का जो सपोर्ट है ईरानियंस को लेकर के वो कितना है, क्योंकि हमने देखा था कि जब यूएस ने अटैक किया था और इजराइल ने अटैक किया था फरवरी 28 को, जब से कैंपेन एरियल कैंपेन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से हमने देखा था कि ईरान ने भी रिटेलिएट किया था। कुछ ऐसे बेसिस थे इराक के अंदर जिन पे ईरान ने अटैक किया था। उसके बाद हमने देखा था कि जब ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया था इस मामले को लेकर के कि हम जो है वो गवर्नमेंट पे, सिस्टम पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम यूएस के सिर्फ बेसिस पे अटैक कर रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से अगर आप देखें तो जो ईरानियन हैं उनके सपोर्ट में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में ये जो इराकी हैं उन्होंने यहाँ पर आज स्टॉल लगाया है। उनका कहना है कि हम मैसेज जो है वो यही देना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ईरानी और इराकी जो है वो भाई भाई हैं, और सारे इराकी जो है वो ईरानी वासियों के लिए साथ खड़े हैं। जर्नलिस्ट अवान के साथ NDTV इंडिया के लिए। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लग रहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध के मुद्दे पर अमेरिकी संसद कांग्रेस से बच रहे हैं, और अमेरिकी कानून के अंदर 60 दिनों के अंदर उन्हें युद्ध पर कांग्रेस की मुहर हासिल करनी थी, लेकिन अस्थायी युद्ध विराम को वो युद्ध खत्म होने जैसा दिखा रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि वो कानून ही बेकार है। ईरान के खिलाफ युद्ध को क्या अमेरिका की संसद की मंजूरी नहीं मिल पाएगी? क्या यही वजह है कि ट्रंप सरकार अप्रैल में हुए युद्ध विराम को युद्ध खत्म हुआ बता रही है, ताकि संसद का सामना न करना पड़े? जानकार यही मान रहे हैं। उनका कहना है कि 60 दिन के अंदर संसद की मंजूरी ली जानी चाहिए थी। President Trump launched his Iran war on February 28. So by now, that war has been raging on for over 60 days. Under the Constitution, the Congress, not the president, is supposed to decide when, where, and against whom the nation is at war. ट्रंप से जब ये सवाल किया गया कि वो युद्ध बढ़ाने के लिए कांग्रेस की इजाजत क्यों नहीं ले रहे, तो उन्होंने इससे जुड़े कानून को ही असंवैधानिक बताया। Because it's never been sought before. There's been many times, and nobody's ever gotten it before. They consider it totally unconstitutional. But we're always in touch with Congress. अमेरिका का वॉर पावर्स रिजोल्यूशन राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर अंकुश रखता है। इस कानून के मुताबिक शुक्रवार तक राष्ट्रपति को या तो युद्ध खत्म करना चाहिए था या आगे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी लेनी चाहिए थी। ईरान के साथ युद्ध अमेरिका को भी भारी पड़ रहा है। अमेरिका में तेल गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं, बाकी सामान भी महंगा हो चुका है। ट्रंप के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट। युद्ध की कीमत केवल ईरान ही नहीं चुका रहा, अमेरिका को भी ये युद्ध भारी पड़ रहा है। युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, उल्टा अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है। Yeah, it's high. Milk's expensive up here. Gas is more expensive. Rent's definitely more expensive. Oh my God, with our cars, we're paying about $400 to $500 a month in gas. Every month. Every month. And we were paying about $300 before the gas prices went up in the beginning of the war. Now it's jumped $150 a month. Like one cup of water, like it can be like $5, which like isn't like that valid. And like in California, there's smoothies that are like $30. I feel like we need to start like letting kids work earlier. Like like we need to make bread like now. इस बीच अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप का समर्थन करने वाले लोग भी अब अपने फैसलों पर फिर से विचार कर रहे हैं। Sure. Do you think he's still with that agenda? I'm not sure. He said he didn't want any new wars, so we're in a new war. ईरान के साथ युद्ध में ट्रंप की लोकप्रियता काफी गिर चुकी है, और इस साल होने वाले मध्यावधि चुनावों में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, ईरान पर अमेरिका के हमलों और मौजूदा तनाव के बीच ईरान के अंदर लोकतंत्र की मांग भी बनी हुई है। ऐसी एक लोकतंत्र और मानवाधिकार समर्थक नरगिस मोहम्मदी,
जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है, वो जेल में बंद हैं और तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। इस दौरान भी ईरान में लोकतंत्र की मांग को लेकर उनके तेवर धीमे नहीं पड़े हैं। रिपोर्ट। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी, ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, ईरान की जेल में बंद है। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें शुक्रवार को जेल से उत्तर पश्चिमी ईरान के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उनसे जुड़ी नरगिस मोहम्मदी फाउंडेशन के मुताबिक उन्हें दिल की बीमारी है और वो 2 बार बेहोश हो चुकी हैं। फाउंडेशन के मुताबिक 12 दिसंबर को गिरफ्तारी के बाद से उनकी सेहत को लगातार नजरअंदाज किया गया। मार्च में उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। अब जब जेल में उनकी सेहत नहीं सुधर पाई तो उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, लेकिन जेल से अस्पताल ले जाते वक्त भी नरगिस मोहम्मदी के तेवरों में गर्मी दिखी। वो ईरान में लोकतंत्र बहाल करने की हिमायती हैं और चाहती हैं कि महिलाओं को ईरान में और आजादी दी जाए। 12 दिसंबर को गिरफ्तारी से पहले भी मोहम्मदी 13 साल और 9 महीने जेल में रह चुकी हैं। उन पर ईरान की सरकार के खिलाफ साजिश करने के आरोप रहे हैं।